मित्रों नमस्कार। आज का अखबार में फिर आपका स्वागत है और आज भी आपके लिए महत्वपूर्ण खबरें और उनका विश्लेषण लेके मैं आया हूं। आज सरकार ने अपलिंक और डाउनलिंक गाइडलाइन को इंटीग्रेट कर दिया है और उसमें बहुत सारे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत अनेक सुविधाएं टीवी चैनलों को दी हैं। उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार ने CAA को लागू करने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दे दिया है और इसके अलावा हिमाचल और गुजरात के विधानसभा चुनाव को लेकर जो गहमा-गहमी चल रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और नीरव मोदी को इंग्लैंड की हाई कोर्ट ने उनको कहा कि तिकड़म नहीं चलेगी और इनका प्रत्यार्पण करना पड़ेगा, वापस हिंदुस्तान भेजना पड़ेगा। और संजय भंडारी के बारे में भी कल ऐसे निर्णय हुआ था। तो इन सब खबरों को लेकर आपसे चर्चा करते हैं। शुरुआत करते हैं जो टेलीविज़न की दुनिया में आज सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है कि जो डाउनलिंक और अपलिंक पॉलिसी है, पहले दो होते थे। ये 2011 की जो पॉलिसी, सबसे पहले पॉलिसी 2005 में आई थी, फिर 2011 में, और उसमें डाउनलिंक पॉलिसी अलग थी, अपलिंक पॉलिसी अलग थी। डाउनलिंक पॉलिसी कि जिन चैनलों को हिंदुस्तान में दिखना है, चाहे वो विदेशी हों या देसी हों, उन सबको हिंदुस्तान की गाइडलाइन जो डाउनलिंक पॉलिसी उसको मानना पड़ेगा और हिंदुस्तान के जो लॉ हैं, इस धरती के जो लॉ हैं उनको मानना पड़ेगा। और जो अपलिंक पॉलिसी थी उनमें यह था कि जो हमारे हिंदुस्तानी सैटेलाइट हैं केवल उन्हीं से ही उनको अपलिंक करना पड़ेगा, एक टेलीपोर्ट होना पड़ेगा। इस बहुत सारे उसमें सुविधाएं थी, लेकिन उसमें कुछ खामियां रह गई थी क्योंकि 2011 और आज 2022 है, तो इन 11 सालों में जो अंतर आया है उनको इसमें जोड़ा गया है। जो सबसे बड़ा इसमें बदलाव किया गया है कि अभी तक व्यवस्था थी 2011 की पॉलिसी के तहत कि जो चैनल अपने नाम पर रजिस्टर करेगा वही चैनल चलाएगा, वो उसको बेच नहीं सकता है और किराए पर नहीं दे सकता, सबलेटिंग नहीं कर सकता। लेकिन हुआ क्या, चूँकि कानून है तो लोगों ने फिर इस कानून का उल्लंघन करना शुरू किया, क्योंकि व्यवस्था वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी कि कोई दूसरा चैनल खरीद सके, जबकि लोग अगर कोई एक बार खरीदता है तो उसको बेचता भी है। तो सरकार ने इस बार उसमें ये सुविधा कर दी कि सबलेटिंग तो गैर कानूनी होगा, यानी कोई चैनल अगर अपने चैनल में आधे घंटे का या 1 घंटे का स्लॉट बेचना चाहता है तो वो इलीगल होगा। लेकिन अगर वो चैनल ही बेचना चाहता है, उसके जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनको बदलना चाहेगा तो उसकी सरकार ने परमिशन दे दी है, लेकिन उसकी शर्त है कि चैनल कम से कम 1 साल पुराना होना चाहिए। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है कि आप खरीद फरोख्त कर सकते, सबलेटिंग नहीं कर सकते, किराए पर नहीं दे सकते। दूसरा, 2011 में एक न्यूज़ चैनल के लिए 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर होना चाहिए और जो एंटरटेनमेंट चैनल है उसके लिए 3 करोड़। तो अभी उसकी संख्या बढ़ा के उसकी जो आकार है उसको 20 करोड़ कर दिया गया। यानी अगर आपको न्यूज़ चैनल चलाना है तो 20 करोड़ आपके नेटवर्थ होनी चाहिए, और अगर आपको एंटरटेनमेंट चैनल चलाना है तो उसके 10 करोड़ होनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि अगर आपको लाइव टेलीकास्ट करना है न्यूज़ चैनलों को, तो लाइव टेलीकास्ट की परमिशन होती है क्योंकि उसका सिस्टम अलग है, उसकी परमिशन अलग होती है। लेकिन जो एंटरटेनमेंट चैनल होते हैं, अगर उनको कभी कभी लाइव करना होता है, जैसे आप रियलिटी शो देखते हैं, उनको लाइव करना होता है, तो लाइव करते हुए उनको बार बार हर बार परमिशन लेनी होती थी, और परमिशन के लिए उनको यहाँ दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्रालय आना पड़ता था। तो उसमें सरकार ने आज वो छूट दे दी है कि अब आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस आप एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे कि हम एक इसको प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं, वो कितनी देर का होगा, और आपको लाइव उन टेलीपोर्ट से करना पड़ेगा जो सूचना प्रसारण मंत्रालय में रजिस्टर्ड है, यानी जिनको लाइसेंस मिला हुआ है। तो जब वो लाइव करेंगे, अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो जो टेलीपोर्ट है उसकी जिम्मेदारी हो जाती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। और एक और निर्णय और सरकार ने लिया है जिससे मीडिया वाले खुश नहीं हैं, कि डेली आधे घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो पब्लिक ब्रॉडकास्ट होगा या राष्ट्र हित में होगा। आपको कृषि पर, किसानों पर, ग्रामीण विकास, महिला विकास, शिक्षा, 7-8 क्षेत्रों में आपको रोजाना आधे घंटे का बुलेटिन बनाना पड़ेगा। तो समाचार चैनल तो बना सकते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा स्कोप होता है, लेकिन
जो एंटरटेनमेंट चैनल है वो कैसे बनाएंगे, वो कैसे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि उनके तो सीरियल होते हैं और सीरियल डे टू डे के नहीं होते हैं, यानी लाइव नहीं होते हैं। सीरियल तो बनाना होता है और उसमें बड़ा समय पैसा लगता है, तो वो कैसे करेंगे। इसलिए उस पर आज जब सूचना प्रसारण सचिव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन में कुछ थोड़े बहुत फेरबदल कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर विचार करना ज़रूरत है। जैसे उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स या जो वाइल्ड लाइफ चैनल है उनको तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो स्पोर्ट्स में कैसे दिखाएंगे कि हिंदुस्तान में सरकार क्या अच्छा काम कर रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में क्या हो रहा है, शिक्षा क्षेत्र में क्या हो रहा है। उसको स्पोर्ट्स चैनल से कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ चैनल तो दिखा सकते हैं क्योंकि उन्हें न्यूज़ बुलेटिन बनाना होता है, तो वो किसी भी सब्जेक्ट पर बना सकते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट चैनल वालों के सामने भी एक चुनौती होगी। तो ये आज जो अपलिंक एंड डाउनलिंक गाइडलाइन 2020 जारी हुआ है, उसकी महत्वपूर्ण बातें थी, और इससे जो एंटरटेनमेंट जो सैटेलाइट टेलीविज़न है हमारे देश के, उसमें सुधार होगा। अभी हमारे यहाँ कुल 867 चैनल हैं, जिसमें 336 एंटरटेनमेंट जो न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स चैनल है, बाकी एंटरटेनमेंट चैनल हैं। और अभी सरकार ने फ़िलहाल नए चैनलों को लाइसेंस देना बंद कर दिया है। उसमें इक्के दुक्के चैनल जो होते हैं उनको परमिशन मिलती है, अदरवाइज़ नहीं मिलती है। तो ये जो इस इंडस्ट्री में काम करें उनके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। दूसरी जो एक और महत्वपूर्ण खबर है कि CAA जो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर देश में बड़ा बवाल हुआ। दिल्ली में जामिया नगर में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, लोग सड़कों पर उतर आए थे इसका विरोध करने के लिए, जबकि सरकार ने कई बार बार कहा कि CAA किसी के खिलाफ नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश या और भी आसपास अगर कहीं से आते हों गैर मुस्लिम, उनको हिंदुस्तानी नागरिकता देने की। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में वहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन अल्पसंख्यक है और उनके साथ बड़ा अत्याचार होता है। पाकिस्तान में आप आए दिन खबरें देखते होंगे कि वहाँ की जो सिख हैं या हिंदू हैं उनकी लड़कियों को अगवा कर दिया जाता है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, उनसे जबरन शादी कर दी जाती है, उनके घर जला दिए जाते हैं, मंदिरों को, गुरुद्वारों को अटैक कर दिया जाता है। तो इसलिए जब वो वहाँ से पलायन करते हैं, शरण लेने के लिए हिंदुस्तान आते हैं, तो उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। जैसे जो लोग 48 में पाकिस्तान से आए थे और जम्मू में रह रहे हैं, उनको अभी तक नागरिकता नहीं मिली थी, अभी 370 हटाने के बाद कुछ लोगों को मिली है। तो सरकार ने इस बार, चूँकि केंद्र के स्तर पर इसका विरोध हुआ था, तो सरकार ने इस बार राज्यों को अधिकार दिया है कि राज्य जो आपके यहाँ हैं, जैसे गुजरात में बहुत सारे सिख हैं, पंजाब में हैं, हरियाणा में हैं, और जो बांग्लादेश से कलकत्ता में आए हैं, वेस्ट बंगाल में या बिहार में आए हैं, वहाँ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट या असम गवर्नमेंट या पंजाब हरियाणा, ये गवर्नमेंट अपने स्तर पर नॉन मुस्लिम को नागरिकता दे सकते हैं। तो इसका भी आज विरोध हुआ है और कहा कि हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं। तो देखते हैं क्या ये ऐसा ही विरोध दोबारा होगा जैसा विरोध पिछली बार हुआ था। तो ये भी महत्वपूर्ण खबर है। आज मित्रों, हिमाचल के लिए कल जो चुनाव प्रचार है वो ख़त्म हो जाएगा कल 5 बजे, क्योंकि 12 तारीख को वहाँ इलेक्शन होने, मतदान होना है। आज प्रधानमंत्री की वहाँ 2 रैली थी, एक कांगड़ा में थी और एक सुजानपुर में जो हमीरपुर में है। कांगड़ा में 15 विधानसभा सीटें हैं, एक बड़ा क्षेत्र है, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने वहाँ फोकस किया और उन्होंने एक लेटर भी लिखा हिमाचल की जनता के लिए। और ये उनका एक स्टाइल है कि लोगों को किसी न किसी तरह से जोड़ना है और एक पर्सनल टच देना है। इस तरह पत्र लिख के वो टच देते हैं ताकि लोगों को घर घर वो पत्र मिल सके। कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, वो भी आज हिमाचल में थे और उन्होंने भी अपने चुनाव प्रचार के वहाँ पे प्रचार किया, वोट मांगे। तो कुल हिमाचल में 68 विधानसभा सीटें हैं। अभी वर्तमान में 44 सीटें बीजेपी के पास हैं और 21 सीटें कांग्रेस के पास हैं। तो वहाँ पे 1985 से एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी आती है। तो इस बार देखना है कि वो जो परंपरा है वो बनी रहती है या परंपरा टूटती है, बीजेपी को दोबारा सत्ता मिलती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई और उसमें टिकटों का ऐलान होना है। हो सकता है आज रात को हो जाए या आज सुबह हो जाए या फिर
हो सकता है शाम को हो, तो फाइनल कर दिए जाएंगे और पार्टी फिर अपनी सुविधा के हिसाब से टिकट जारी कर देती है। तो उसमें जो सीनियर मोस्ट लीडर हैं, जैसे विजय रूपाणी जो एक्स सीएम हैं, नितिन पटेल एक्स डिप्टी सीएम हैं, और 8 और मंत्री हैं जिन्होंने घोषणा कर दी है कि वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि बीजेपी में 70 साल के बाद चुनाव लड़ना या उनको मंत्री पद नहीं मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी, क्योंकि हो सकता है, ये भी हो सकता है कि उनको ऊपर से निर्देश रहे हो कि आप और मित्रों, आज एक और इंटरेस्टिंग, जो जब से एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा है तब से रोज़ कुछ ना कुछ नाटक चल रहा है। आज उन्होंने क्या किया कि ब्लू टिक के अलावा उन्होंने एक और लेवल दे दिया, ऑफिशियल लेवल, और उन्होंने प्रधानमंत्री और जितने हमारे मिनिस्टर हैं उनके नाम के आगे ऑफिशियल लिखा था, लेकिन बाद में फिर उन्होंने हटा दिया। इसका मतलब ये है कि वो जारी करेंगे कि जो ऑफिशियल कौन है, नॉन ऑफिशियल कौन है। जो नॉन ऑफिशियल होगा उसके नाम पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जो ऑफिशियल होगा उनके नाम बैच के आगे ऑफिशियल लिखा होगा। जैसे नरेंद्र मोदी ऑफिशियल, यानी वो प्रधानमंत्री हैं, नितिन गडकरी ऑफिशियल। तो इस तरह से उन्होंने एक और बैच शुरू किया है। आपको पता है कि जो G20 मीटिंग है वो 15 और 16 नवंबर को इंडोनेशिया में हुई, और इसमें सभी देशों के मतलब कि जो G20 के देश हैं वो उसमें हिस्सा लेंगे। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो यूक्रेन में जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं और विश्व बिरादरी उनका बायकाट कर रही है, तो इसलिए उन्होंने जाने से वहाँ पे मना कर दिया। अगले साल 2023 में 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक भारत G20 का प्रेसिडेंट रहेगा, यानी अध्यक्षता भारत करेगा। और कल भारत ने एक लोगो जारी किया था प्रधानमंत्री ने, और वो जो लोगो है वो कमल के फूल के ऊपर बनाया हुआ है। तो उसकी बड़ी आलोचना हो रही है कि एक पार्टी के सिंबल के ऊपर कैसा हो गया, तो उस पर बीजेपी की तरफ से फिर रिएक्शन है। लेकिन ये जो भारत 1 दिसंबर से उसका प्रेसिडेंट बन जाएगा, और फिर अगले साल सितंबर में G20 की कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में ही होगी। तो ये एक अच्छी बात है, देश के लिए बहुत अच्छा है, देश की खुशहाली के लिए। मित्रों, एक और खबर है जिस पे बहुत चर्चा करनी है, ये है ओल्ड पेंशन स्कीम OPS, क्योंकि हिमाचल में ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हिमाचल में करीबन 5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, तो वहाँ कांग्रेस ने कहा है कि वो पुरानी पेंशन लागू कर देंगे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय पुरानी पेंशन योजना को ख़त्म कर दिया था और नई पेंशन योजना जो कंट्रीब्यूटरी है उसको लागू कर दिया। और उसके पीछे तर्क था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें खोखला हो रही है, उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, क्योंकि पेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो 2004 के बाद पेंशन के रूप में जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय करता है उतना ही केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपने हिस्से का डालती है और फिर उसको पेंशन देती है। तो जो अभी तक 2004 से पहले राजकोष से लोगों को पेंशन मिलती थी और सारा जो लोड था वो राजकोष पर पड़ता था, वो 2004 के बाद कम हुआ है। लेकिन अभी जो मुद्दा हो गया तो लोग पेंशन स्कीम के लिए वोट डालेंगे सरकारी कर्मचारी या नहीं डालेंगे, ये जब मतदान होगा, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही इसके बारे में और पता लगेगा। नीरव मोदी जो हिंदुस्तान का भगोड़ा है, उसने पंजाब नेशनल बैंक और बहुत सारे और बैंकों के भी करोड़ों रुपए लेकर भाग गया था, दिवालिया हो गया था। तो वहाँ जब वो इंग्लैंड में पकड़ा गया तो इंग्लैंड की कोर्ट ने उसको बार बार सुनवाई हो रही थी, करीबन 2-3 साल से सुनवाई चल रही है, उसको अरेस्ट भी किया गया। तो अब फाइनली इंग्लैंड हाई कोर्ट ने कह दिया कि आप तो तिकड़म कर रहे हैं बार बार रुकने की, हिंदुस्तान न जाने की जो आप तिकड़म कर रहे हैं वो कामयाब नहीं होगी। और उन्होंने कहा कि इसको हिंदुस्तान को डिपोर्ट करो और अब उसकी जो प्रत्यर्पण की उसकी जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा एक्स्ट्राडिशन के लिए। और कल ही लंदन के ही हाई कोर्ट ने संजय भंडारी जो हथियारों का सौदागर है उसको भी कहा कि आप इसको भारत सौंप दो। तो ये भारत की जीत है कि जो भ्रष्टाचारी हिंदुस्तान छोड़ के चले गए उनको उन पर शिकंजा कसा जाएगा और उनकी जो अब यहाँ पे केस चलेंगे उनको हिंदुस्तान में, और जो उनकी सज़ा हुई वो उनको मिलेगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही।
कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार और कमेंट ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।